नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। उपराष्ट्रीय पद पर भले ही एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हों, इस चुनाव को सरकार समर्थित दलों ने किस प्रकार जीता, इस बारे में बताने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें भरोसा होता अपने सहयोगियों पर तो वो किस तरह से अपने सहयोगियों को मंत्रियों के आवास पर बाड़ेबंदी करते और उनको 10 मंत्रियों के समूह में बांटकर मतदान कराने के लिए न ले जाते। लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम के बाद सत्ताधारी दल की क्या हालत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या हालत है, ये भी बात आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। हालांकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हार हुई है, जो कि पहले से ही तय थी, लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के दल एकजुट रहे और उन्होंने एकजुट होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर इंडिया गठबंधन की एकता इसी प्रकार बरकरार रही तो निश्चित तौर पर भले ही मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने की आशा जता रहे हों, लेकिन छोटे छोटे चुनाव में, या यूँ कह लीजिए कि एक कानून पास कराने के लिए उन्हें किस तरह से न सिर्फ अपने दलों की चिरौरी करने पड़ेगी, बल्कि विपक्षी दलों को भी साधना पड़ेगा। अब ये चुनाव जीतने के बाद बिहार का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। अगले महीने चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएंगी, आचार संहिता लागू होगी और संभवतः नवंबर माह में बिहार का चुनाव होगा। इसके पहले जिस तरह से विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर डटा, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले से ये तय था कि उपराष्ट्रीय पद पर सत्ताधारी दल यानी कि उनके गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतने वाला है। इसके बावजूद भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा और पूरी सरकार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी सरकारी कामकाज छोड़कर डटी रही, वो आप सभी लोगों ने देखा। निश्चित तौर पर अब सरकार की ये मंशा है एन पेन प्रकार किसी भी तरह विपक्षी एकता को तोड़ा जाए, क्योंकि अगले साल ही असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु आदि के भी चुनाव अगले साल होने। निश्चित तौर पर अगर इसी तरह की एकता इंडिया गठबंधन के भीतर बनी रही तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि वो दक्षिण में कुछ अच्छा करें या इन विपक्षी राज्यों में कुछ अच्छा करें, ये सपना उनका धूल धूसरित हो जाए।
जिस तरह से टीएमसी, स्टालिन और अन्य दलों के लोग मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में खड़े, तो अब सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है और उनकी जो गोदी मीडिया है, जो कि सरकार के इशारे पर ही अपने खबरों को प्लांट करती है, एक इस तरह की खबर चलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी और तेजस्वी की पार्टी राजद ने क्रॉस वोटिंग की। ये तो कोई बेवकूफ़ ही होगा कि वो तेजस्वी यादव जो कि बिहार चुनाव को लीड कर रहे हैं, ऐसे समय में जबकि ये तय था कि विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी हारेगा ही, ऐसे में कोई चुनावी राज्य में कोई भी दल क्रॉस वोटिंग कर सकता है। आम आदमी पार्टी की बात करें, भले ही दिल्ली की हार की घाव अभी भी आम आदमी पार्टी के अंदर है। अलग दल होने के बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मंतव्य इस बात से भी इनकार नहीं है कि दोनों दल ना तो किसी भी नीति एवं सिद्धांत से एकजुट हैं, बल्कि जो भी क्षेत्रीय दल बढ़े हैं वो कांग्रेस के ही वोटों से बढ़े हुए हैं। आप सभी लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दल किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये बात तो समझ से परे है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना था वो खड़े हो चुके हैं। जगन रेड्डी हों, वाईएसआर जो उनका दल है, या आप ये कह लीजिए बीआरएस चंद्रशेखर राव का जो दल है, और नवीन पटनायक का जो पार्टी है बीजू जनता दल, निश्चित तौर पर इन दलों ने, और इधर अकाली दल को भी आप जोड़ लें, इन लोगों ने पहले से ही किसी के पक्ष में मत न देने का फैसला किया था। निश्चित तौर पर इन दलों पर किस तरह का दबाव था ये बताने की अब शायद ज़रूरत नहीं होना चाहिए। इन दलों को साफ संदेश दिया गया था कि अगर वो मतदान करते हैं, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी का विभाजन होगा, तोड़ फोड़ होगी, और हो सकता है कि इन दलों के कुछ लोगों को जेल की यात्रा भी करनी पड़े, जैसे जगन रेड्डी भी, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी की फाइलें गृह मंत्रालय के टेबल पर पड़ी। तो सरकार की स्पष्ट मंशा ये है कि किसी तरह विपक्षी एकता को तोड़ा जाए, लिहाजा वो इस तरह की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्लांट करा रहे हैं कि फलाने दल ने इंडिया गठबंधन को वोट न देके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को उनके क्षमता से ज़्यादा प्रत्याशियों का वोट मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया गठबंधन के जो 315 सांसद थे, 300 वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिले और 15 वोट अवैध घोषित किए गए।
निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन अपने में इंटैक्ट रहा है और उसने एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ ही वोटिंग की है। जो लोग ये कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता ये दावा कर सकता है कि नितिन गडकरी और अन्य लोग जो गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार की बखिया उधेड़ते रहते हैं, उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को ही वोट दिया होगा? जब किसी को ये जानकारी नहीं है, व्हिप का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह से ये बताया जा सकता कि जो 15 मत अवैध घोषित हुए हैं वो आखिर किसके हैं, तो किस प्रकार से ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और वो भी राजद के उस दल ने जिसने कि जेल जाना पसंद किया, लेकिन सत्ताधारी दल के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। उस दल के सांसदों के बारे में ये कहा जा रहा है। खैर, ऐसी अभी अफवाहें और चलेंगी और इधर इंडिया गठबंधन के सदस्यों को एकजुट होकर सरकार के इस दुष्प्रचार से लड़ना होगा, नहीं तो जो भी सरकार के इस दुष्प्रचार में बहकर इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला करता है, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि उसकी खत्म होगी, पार्टी खत्म होगी और उसकी राजनीति तो खत्म होने ही वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।